तो फर्स्ट टॉपिक है करप्शन। करप्शन को जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 4 के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। जनरल स्टडी 2 दैट इज द पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जनरल स्टडी 4 एथिक्स। 2 के अंदर गुड गवर्नेंस के साथ हम रिलेट कर सकते हैं, एंड एथिक्स के अंदर वन टॉपिक है जिसका नाम है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, उसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। अब कोई मेरे को ये बता पाएगा करप्शन होता क्या है, कैसे हम डिफाइन करते हैं करप्शन को? मैं आपसे पूछूं कि अच्छा डिफाइन करो करप्शन को, तो क्या होता है? और मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए है। करप्शन से सर, जैसे आपके पास कोई भी मनी और उसका आपके पास डिटेल नहीं है और आपने किसी के फेवर में काम करने के लिए जो अमाउंट है करप्शन, मतलब इलीगल सोर्स से कोई मनी अर्न किया तो यू कैन से करप्शन। यस। और या टैक्स इवेजन किया, टैक्स बचाया हमने, करेक्ट। जिसको हम लेजिटिमेट नहीं करते, मतलब जो मनी टैक्स में इंक्लूड नहीं हो, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया वो बेकार। बट करप्शन इज नॉट ऑलवेज ब्लैक मनी। ये जो हम सब बोल रहे हैं वो ब्लैक मनी का डेफिनेशन बोल रहे हैं ना। इलीगल सोर्स से अर्न किया, टैक्स नहीं पे किया तो ब्लैक मनी है ना। तो उसे करप्शन कहते हैं। बाय एनी प्रैक्टिस और बाय एनी मींस अगर हम किसी चीज को खराब करें तो उसे करप्शन। करेक्ट। आप क्या बोलो जो है? बेनिफिट जो अपने लिए करेंगे, के अलावा अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं तो उसको आप करप्शन कह सकते हो, है ना। तो करप्शन मतलब नॉट वर्किंग फॉर ऑफिशियल पर्पस, पर्सनल पर्पस के लिए वर्क करना। करप्शन का मतलब होता है कि जिस वर्क के लिए आपको रखा गया है वो वर्क आप नहीं कर रहे हो, तो उसको हम करप्शन कहते हैं। तो इसको समझते हैं ये क्या इश्यू है पूरा। तो अभी हम देखेंगे रिसेंट न्यूज क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग करप्शन। करप्शन होता क्या है, करप्शन रिलेटेड फैक्ट क्या है। सो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और वो एक इंडेक्स लेके आता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो 2022 के इंडेक्स को देखेंगे, करप्शन के कॉज क्या क्या है, करप्शन का हार्म क्या है, और करप्शन को टैकल हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी इस कार्टून को देखो। तो ये एक स्कूल है जहाँ पे टीचर पूछ रहा है कि अच्छा बताओ कि कब इंडिया करप्शन फ्री होगा। तो स्टूडेंट इज सेइंग इट इज द फ्यूचर इन पॉसिबल टेंस। तो करप्शन इज लाइक हमारे सोसाइटी के डे टू डे एक्टिविटी में इंटीग्रेट हो गया है और हम इसको गलत समझते ही नहीं है। तो जब किसी चीज को आप गलत समझोगे ही नहीं तो उसको ठीक कैसे करोगे? किसी भी चीज को ठीक करने के लिए सबसे पहले आप उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ओके देयर इज सम प्रॉब्लम, ओके यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। जब मिस्टेक को समझोगे तब ठीक कर पाओगे, लेकिन मिस्टेक को समझोगे नहीं तो ठीक कैसे कर पाओगे? तो फरवरी 20 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन है। सपोज करो मिस्टर ए इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, और इलेक्शन जब कंटेस्ट करते हैं तो वहां पे एक एफिडेविट फाइल करना होता है जिसमें उनका सारा डिटेल होता है, उनका नाम, उनका प्रॉपर्टी का डिटेल्स, उनके पीछे कितने क्रिमिनल केसेस है, कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो ये देखना है कि इनका राइवल जो है वो से राइवल भी है, वो लिख रहा है कि डॉक्टर पी ऐसा लिख रहा है ना। तो इन्होंने सोचा कि मैं भी डॉक्टर लिख दूं, है ना। तो इन्होंने भी लिख दिया कि डॉक्टर ए। अब क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो से मैंने पीएचडी किया है, पीएचडी किसी सब्जेक्ट में कर लिया, फॉर एग्जांपल पीएचडी इन काउ साइंस, पीएचडी इन एग्रीकल्चर, किसी में भी मैंने पीएचडी कर दिया, ऐसा लिख दिया। इन्होंने किया नहीं है बट ऐसे ही चलो लिख लिख दिया, सब डॉक्टर लिख रहे हैं तो मैं भी डॉक्टर लिख लेता हूँ। जैसे आप देखना है कि लोग अपने बाइक के पीछे आर्मी लिख देते हैं ना तो वो सब लिख रहे हैं तो मैं भी लिख देता हूँ। क्या कौन चेक करने आ रहा है? आर्मी वाले थोड़ी चेक करने आने वाले कि मैं आर्मी का हूँ या नहीं हूँ, है ना। तो इन्होंने लिख दिया। तो वैसे ही एक लेजिस्लेचर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दिया इलेक्शन एफिडेविट में। तो दूसरे एक पर्सन है उनके अगेंस्ट कोर्ट में गए कि सर ये क्या है, मतलब है ना, इन्होंने अपना गलत दिया, आप इनको डिस्क्वालीफाई करो। ये करप्ट प्रैक्टिस है ना, जनता को इन्होंने इल इन्फॉर्म किया। तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हम किसी लीडर को इलेक्ट करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख के इलेक्ट नहीं करते हैं। तो जब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख के इलेक्ट ही नहीं कर रहे हो तो उसने गलत एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया तो हम कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? तो वी कैन नॉट डिस्क्वालीफाई। तो गलत एजुकेशन क्वालिफिकेशन का इंफॉर्मेशन देना इज नॉट करप्ट प्रैक्टिस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अकॉर्डिंग टू कोर्ट। ऐसा है ना। तो आप इलेक्शन एफिडेविट में कुछ उसने गलत इंफॉर्मेशन दिया, दैट कैन बी अनदर ऑफेंस बट दैट इज नॉट करप्ट प्रैक्टिस। लेकिन अगर वो 500 रुपए का नोट देता है किसी को, करप्ट प्रैक्टिस हो गया।
अल्कोहल का बॉटल देता है, करप्ट प्रैक्टिस हो गया, या वोटर को प्रेशराइज करता है कि मेरे को वोट दो, तो ये करप्ट प्रैक्टिस हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, और काफी हद तक आप इसके साथ रिलेट भी कर पाओगे कि हमें भी नहीं पता होगा कि हम जब वोट देने जाते हैं हमारे लीडर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है ना। तो बहुत कम लोग शायद इस पे वोट करते भी होंगे या नहीं भी करते होंगे। सो कोर्ट ने तो ऐसा ऑब्जर्व किया, नो वन इन इंडिया वोट फॉर कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, and thus providing false information about an electoral candidate qualification cannot be considered as a corrupt practice under this act. I'm not saying in general, under this act, under section 123(2) and section 123(4) of Representation of People Act 1951. इंडिया में इलेक्शन गवर्न कैसे होता है? 6 तरीके से इलेक्शन गवर्न होता है। वन, पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंडर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया है, और वो इंडिया में इलेक्शन गवर्न करता है। नंबर 2 है पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत का इलेक्शन करता है। पार्ट 9A अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन करता है। देन उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, बिफोर इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन, Representation of People Act 1951 आफ्टर इलेक्शन, एंड डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। ये 6 प्रोविजन है, जिसमें से 3 लीगल प्रोविजन, 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंडिया में इलेक्शन को गवर्न करता है। तो providing wrong education qualification is not corrupt practice under Representation of People Act 1951. It can be corrupt practice under some other act, but not over here. And the logic behind is कि जब हम वोट देते हैं तो we don't see education qualification, और that is not the sole criteria. हम ये देखते हैं कि जो हमारा लीडर है क्या हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है we will give vote, नहीं कर पा रहा है नहीं देंगे वोट। Now corrupt practice है क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर? तो सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट करप्ट प्रैक्टिसेस को डिफाइन करता है, और वो है ब्राइबरी 1, घूस देना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन, और अटेम्प्टेड प्रमोशन ऑफ फीलिंग ऑफ एनिमिटी और हेट्रेड बिटवीन डिफरेंट क्लास ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज। जैसे मैं इलेक्शन जीतूंगा तो इस कम्युनिटी के लोगों को इंडिया से भगा दूंगा, मैं इलेक्शन जीतूंगा तो इस कम्युनिटी के लोगों को बेनिफिट दूंगा उस बाय कैंडिडेट फॉर फर्दरेंस ऑफ हिज प्रोस्पेक्ट इन इलेक्शन। तो अगर आप ब्राइब दे रहे हो, अगर आप हेट हेट स्पीच दे रहे हो, या हेट स्प्रेड कर रहे हो, या अपना गलत तरीके से प्रमोशन कर रहे हो, तो वो करप्ट प्रैक्टिस हो गया। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन गलत देना, दैट इज नॉट करप्ट प्रैक्टिस। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम कब डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? तो अभी इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है, लक्षद्वीप का एग्जांपल है। लक्षद्वीप के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? उनके ऊपर एक मर्डर के चार्जेस लगे थे, और उस मर्डर के चार्जेस में उनका कन्विक्शन हो गया। तो अब उन्होंने ये क्राइम किया है। तो जब कोई ऐसा सीरियस क्राइम कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करता है, चाहे एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, लोकसभा राज्यसभा का एमपी हो गया, तब उसका डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन गलत देना ये कोई ग्राउंड नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन का, क्योंकि अगर ऐसे आप देखोगे तो बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अगर वो कुछ ऑफेंस को लेके उसका कन्विक्शन हुआ है, कन्विक्शन मींस उसके ऊपर चार्जेस प्रूव हो जाना, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना तब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, उसके ऊपर चार्जेस प्रूव होना चाहिए। कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन ऑफेंस ऑन ग्राउंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिस, फेलिंग टू डिक्लेयर इलेक्शन एक्सपेंस, एंड फॉर इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और वर्क। अगर ये 4 चीज है तब उसका डिस्क्वालिफिकेशन होगा, बट नॉट प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वो ग्राउंड नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन का। अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसे कि इलेक्शन के टाइम हुआ, तो मैं अभी मिनिस्टर हूँ और अभी इलेक्शन हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि देखो मेरे को वोट दो, नहीं तो इनकम टैक्स तुम्हारे वहां भेज दूंगा, या फिर मैं तुम्हारे अगेंस्ट पुलिस केस रजिस्टर करवा दूंगा। तो ये फोर्स को यूज करना, तो फोर्स कैन बी फिजिकल फोर्स, इट कैन बी लीगल फोर्स, कोई भी फोर्स को आप यूज करो। नाउ अब करप्शन को हम समझते हैं कि करप्शन होता क्या है। से मैं अभी कार ड्राइव कर रहा हूँ
और मेरे को ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ा, मैंने वहां पे रोका और वो मुझे कहेंगे कि आपने किसी लॉ को ब्रेक किया है, अब आपको 1000 रुपीज फाइन देना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि देखो तुम जानते हो मैं कौन हूँ, है ना, तुमको पता है मेरे अंकल कौन है। तो अगर मैं ऐसा कहूंगा और फिर मैं उसको मैनिपुलेट करने का ट्राई करूंगा तो दैट इज करप्शन। तो करप्शन मीन्स जब हम डेलिबरेटली और इंटेंशनली अपने पोजीशन, अपने स्टेटस, अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो उसको हम करप्शन कहते हैं। ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको यूज करना है बट आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो तो उसको करप्शन कहते हैं। से मैं अभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेलवे मिनिस्ट्री को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। तो जो मेरा पावर है, प्रेस्टीज है, इन्फ्लुएंस है, मैं अपने लीगल वर्क के बियॉन्ड, लीगल स्कोप के बियॉन्ड उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, तो उसको हम करप्शन कहते हैं। एफिशिएंट मैनर में वर्क नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैं रेलवे के टिकट काउंटर पे हूँ और मैं अपने मोबाइल फोन में वीडियो देख रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ और सामने बहुत सारे ट्रैवलर कस्टमर खड़े हैं, मैं उनको टिकट इशू नहीं कर रहा हूँ, तो ये मैं अपना ऑफिशियल वर्क नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैं अपने ऑफिशियल वर्क को एफिशिएंट मैनर में नहीं कर रहा हूँ, वो भी करप्शन है। मैं रूल्स को मैनिपुलेट कर रहा हूं अपने बेनिफिट के लिए। जैसे अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आप देखोगे कि अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं और उसके ऊपर एक एलिगेशन उन्होंने लगाया हुआ है कि कैसे गवर्नमेंट के रूल्स को मैनिपुलेट करके इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। जैसे उसमें एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि जब एयरपोर्ट का गवर्नमेंट टेंडर इशू कर रही थी तो गवर्नमेंट ने उसमें कंडीशन रखा था कि जिसको एक्सपीरियंस होगा उसी को हम एयरपोर्ट देंगे मैनेज करने के लिए। अदानी ग्रुप के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो बाद में उन्होंने उसको चेंज किया क्लॉज को और फिर इनको टेंडर मिला। तो बहुत सारे ट्रेंडिंग मैकेनिज्म में इस तरीके से चेंज किया गया ताकि इस ग्रुप को बेनिफिट हो, अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग रिपोर्ट। तो रूल्स को जब हम मैनिपुलेट करते हैं, हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, सिर्फ मेरा इंटरेस्ट ही सॉल्व होना चाहिए, नॉट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 करप्शन को डिफाइन करता है। कोई भी काम करने के लिए जब हम ब्राइब लेते हैं, हिंदी में इसको घूस कहते हैं, घूस लेते हैं, हम रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं वर्क करते हैं, हम अपने अथॉरिटी को एब्यूज करते हैं किसी को हार्म करने के लिए या किसी को फेवर करने के लिए, जस्टिस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे कोई पुलिस केस करने आ रहा है तो हम पुलिस केस रजिस्टर नहीं करते हैं, या कोई कोर्ट में जाना चाहता है कोर्ट में जाने नहीं देते हैं और पब्लिक मनी को वेस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये ब्रिज 100 करोड़ में बनने वाला है और मैं 1000 करोड़ में इसको डिजाइन करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा पैसा तो जा नहीं रहा है, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 करप्शन को ऐसे डिफाइन करता है। इन शॉर्ट में देखें तो करप्शन क्या है? एनीथिंग जिससे सोसाइटी को हार्म हो रहा है, एनीथिंग जिससे मुझे पर्सनली बेनिफिट हो रहा है बट सोसाइटी को हार्म हो रहा है, दैट इज करप्शन। कभी कभी एथिक्स में ऐसा डिलेमा आता है कि कौन से एक्शन को राइट एक्शन कंसिडर करें, कौन से एक्शन को रॉन्ग एक्शन कंसिडर करें, कौन सा एथिकल है कौन सा अनएथिकल है। जब भी आप ऐसा कोई डिलेमा फेस करो तो हमेशा ये देखना कि जिस चीज को मैं ओपनली कर पाऊंगा तो दैट इज एथिकल, जिस चीज को मैं ओपनली नहीं कर पाऊंगा वो अनएथिकल है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कहूंगा कि मैं दुनिया का सबसे ऑनेस्ट पर्सन हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, है ना, मगर मैं ऐसा कहूंगा तो दैट इज एथिकल थिंग, है ना। लेकिन मैं दुनिया का सबसे करप्ट आदमी हूँ, चलो मैं हूंगा भी लेकिन फिर भी मैं डिक्लेयर तो करूंगा नहीं, तो यानी करप्शन करना दैट इज अनएथिकल थिंग। अब अगेन आप कोई चीज ओपनली नहीं कर सकते हो कि उसमें प्रिवेसी का कंसर्न आता है, तो प्रिवेसी के कंसर्न को हटा के फिर जिस चीज को आप ओपनली कर पाओ, जैसे किसी ने डॉरी लिया है तो वो ओपनली एडमिट नहीं कर पाएगा ना कि मैंने 1 करोड़ डॉरी लिया है, लेकिन अंदर उसके अंदर तो विश होगा कि मुझे डॉरी मिलना चाहिए। तो जिस चीज को आप ओपनली एडमिट कर पाओ तो दैट इज एथिकल थिंग, जिसको ओपनली आप एडमिट नहीं कर पाओ दैट इज अनएथिकल थिंग। तो करप्शन इज अनएथिकल प्रैक्टिस। नाउ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में देखते हैं। सो आउट ऑफ 180 कंट्री के लिए ये रैंकिंग आता है और इंडिया का रैंक 85th रैंक है। 100 हाईएस्ट स्कोर है, 0 लोएस्ट स्कोर है और इंडिया का स्कोर है वो 40 स्कोर है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो येलो और ऑरेंज में कलर है वहां पे करप्शन कम है, जो डार्क रेड है वहां पे करप्शन ज्यादा है। सो इंडिया यहाँ पे लाई कर रहा है और हमारा रैंक 40 हमारा रैंक है, दिस वन, ये हमारा रैंक है, सॉरी स्कोर हमारा 40 है और रैंक हमारा 85 है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। अब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इसको मेजर कैसे करते हैं
कि करप्शन कितना है नहीं है ये तो चलो अदर थिंग हो गया, क्योंकि करप्शन हुआ है उसके बाद क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनको पकड़ रही है या नहीं पकड़ रही है, लेकिन लोगों के दिमाग में परसेप्शन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो तो क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि बिना ब्राइब दिए हुए आपका काम हो जाएगा, या ब्राइब देना ही पड़ेगा। सामने आप काउंटर पे जाओ, वहां पे जो भी हो वो अलग मैटर है, लेकिन आपके अंदर थॉट प्रोसेस क्या है। तो आपको लगता है कि यस 90% टाइम कुछ ब्राइब देंगे तभी काम होगा, ऐसे कोई काम तो होने वाला नहीं है। तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 में इंडिया का स्कोर है, एंड स्कोर इज नॉट दैट इनकरेजिंग। इंडिया में करप्शन के पीछे के रीजन क्या है। तो रीजन को 4 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। वन इज इकोनॉमिक रीजन, पॉलिटिकल रीजन, सोशल एंड एथिकल रीजन, एंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो फर्स्ट इकोनॉमिक रीजन को देखते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर का हाई शेयर है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिक्शा वाला कितना पैसा अर्न कर रहा है किसी को पता नहीं है। सपोज वो दिन में 1000 रुपीज अर्न कर रहा है और 300 रुपए का ही टैक्स पे कर रहा है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो तो कैश में अर्न कर रहा है, और वो मनी जिस वे में अर्न कर रहा है वो एक साथ एक सोर्स से मनी अर्न नहीं कर रहा है, मल्टीपल सोर्स से मनी अर्न कर रहा है। उसको ऑडिट करना भी बहुत डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, क्रोमा है, क्रोमा से मैंने रेफ्रिजरेटर परचेज किया, क्रोमा ने मुझे बिल दिया। इनकम टैक्स अथॉरिटी को चेक करना है कि सही में ये रेफ्रिजरेटर का सेल हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो क्रोमा से सारे बिल कलेक्ट करेंगे और सबके घर में जाके देख लेंगे कि क्या ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, टीवी वहां पे इंस्टॉल है या नहीं है। यस है, तो यानी बिल जेन्युइन है। बट रिक्शा वाले ने दिन में 1000 रुपीज अर्न किए। आप कैसे सारे पैसेंजर को ट्रेस करोगे कि कितने लोग उसमें ट्रैवल करते हैं? तो इनफॉर्मल सेक्टर का शेयर इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आप देखोगे तो 90% हमारा इकोनॉमी अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेक्टर में है, जिसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिसको ऑडिट करना बहुत डिफिकल्ट है। देन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है हमारे कंट्री में। अभी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी मिडिल क्लास हूँ, तो मिडिल क्लास से मुझे इलीट क्लास, अपर क्लास में ट्रांसफॉर्म होना है। मैं पुअर क्लास हूँ, पुअर क्लास से मुझे मिडिल क्लास में ट्रांसफॉर्म होना है। तो हमारे कंट्री में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, और जब मुझे उस क्लास इनइक्वालिटी को क्रॉस करना है तो जगह जगह पे मुझे कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मेरा सैलरी 50,000 ही है, लेकिन 50,000 में मैं अपने बच्चों को अब्रोड नहीं भेज पाऊंगा एजुकेशन के लिए। 50,000 में मैं कार ओन नहीं कर पाऊंगा, 50,000 में मैं घर ओन नहीं करूंगा। तो चलो एक काम करते हैं, एवरी मंथ 50,000 ब्राइब लेते हैं, तो अब सैलरी क्या हो गया, 1 लाख हो गया। तो इनइक्वालिटी इतना ज्यादा है हमारे सोसाइटी में। तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी जिन जो बेसिक फैसिलिटी को उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो क्योंकि बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो डेट्स वाई वो ऐसे गलत प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद लैक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। बहुत पहले एक ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर थे, उनका मैं स्पीच देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर इंडिया में आते हैं तो मैं उनको हमेशा कहता हूं कि यू हैव टू बी पेशेंट। आज आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया तो एक्सपेक्ट मत करो कि तुरंत इसका रिजल्ट आएगा, और अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड ही होंगे। तो आपको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है। सिंगापुर में अगर किसी को फैक्ट्री ओपन करना है तो 29 डेज के अंदर आप फैक्ट्री ओपन कर सकते हो, यू विल गेट ऑल परमिशन विद इन 29 डेज। इंडिया में करना है तो इट विल टेक 3 to 5 years। तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हर एक स्टेज पे आपको वहां पे जाके वहां पे जो पर्सनल इन्वॉल्व है उनको गुड बुक में रखना पड़ेगा, और काफी जगह पे ब्राइबरी भी वहां पे अकर होता है। तो लैक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशन है, बहुत सारे पर्सनल वहां पे इन्वॉल्व हैं, और विदाउट ब्राइब दिए आपका वर्क ही नहीं होगा। डेट्स वाई आप कितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बाहर जाके देखना, वहां पे एजेंट्स होते हैं और एजेंट वर्क को फिक्स करते हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, जहां पे हमने सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया है, ये चीज मिनिमाइज हो गया है। जहां पे हमने नहीं किया है अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद पॉलिटिकल रीजन है। वन, ब्लैक मनी को हम इलेक्शन के टाइम पे यूज करते हैं। पहले के टाइम ऐसा था, अभी से 20-25 साल पहले कॉस्ट ऑफ फाइटिंग इलेक्शन बहुत ही कम था। आप क्या करो, जनता के पास जाओ, अपना मैसेज लेके जाओ और जनता आपको वोट देगी। तो कितने ऐसे लीडर ऐसे हुए जिनके पास रिसोर्सेज नहीं था, बट देन ऑल्सो वो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन तक पहुंचे। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। बिहार के चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर
के घर को आपको देखोगे तो उनका घर पक्का घर भी नहीं था। जब बारिश होता था तो उस बारिश का पानी घर में आता था, और जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब उनका घर ऐसा था। तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी अपने घर को रिपेयर नहीं कराया। तो ऐसे वैल्यूज वाले लोग पहले पॉलिटिक्स में होते थे। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। एक आईएएस ऑफिसर को मैं जानता हूँ, अब तो रिटायर हो गए हैं, गुजरात कैडर के थे। तो वो तमिलनाडु के थे, और 65 में ये गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर बने। तो दिल्ली के अंदर गुजरात भवन है, तो वहां पे उनका फर्स्ट डे रिपोर्टिंग था। तो वहां पे गए तो एक जैसे ही एंटर हो रहे थे वो ऑफिस में, तो एक आदमी ऐसे ही गेट के कुर्सी पे बैठ के और वहां पे एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसने धोती कुर्ता पहना हुआ था। तो उन्होंने उससे पूछा कि अच्छा, ये ऑफिसर से मुझे मिलने जाना है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, आप बताओ कहाँ पे है ना। तो उसने बोला कि यहाँ पे है। तो उन्होंने कहा कि उस जो आदमी वहाँ बैठा था कि मैं आपको वहाँ पे ड्रॉप करने आऊँ, मैं उनको पहचानता हूँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, छोड़ो, जाने दो, है ना। बिकॉज इन्होंने कहा कि मैं पूरा सूट वूट पहन के आया था और ये आदमी गंदे से धोती कुर्ता में बैठा हुआ था, है ना। तो मतलब कैसे, मतलब है ना, मैं इनको अपने साथ लेके जाऊँ, है ना। तो बाद में पता चलता है कि वो आदमी जो थे वो बलवंत राय मेहता थे, मतलब गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर थे उस समय के। और वो उनका मतलब इस तरीके से उनका एटीट्यूड था। तो पहले के लोगों को आप देखो कि बहुत वैल्यूज वाले लोग थे हमारे पॉलिटिक्स में। लेकिन अब पॉलिटिक्स कैसा हो गया है कि बहुत मनी गेम हो गया है, कि दोस्त हु हैव मनी वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। और अब जनता भी ऐसी हो गई है कि अब जनता भी गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रही है कि ओके इलेक्शन है तो हमें ये चीज मिलना चाहिए, है ना। तो ब्लैक मनी बहुत ज्यादा यूज होता है। जो जितना ज्यादा पैसा स्पेंड कर पाएगा वो इलेक्ट जीतने के चांसेस उतने ही ब्राइट हो जाएंगे। उसके बाद क्रोनी कैपिटलिज्म है। से कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लीडर है, मैं उसके अंदर मनी इन्वेस्ट करता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मनी इन्वेस्ट करता हूँ, और जब वो इलेक्शन जीत जाएगा तो सारा कॉन्ट्रैक्ट मुझे देगा। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म बिल्डअप होता है, उसी बिजनेसमैन को खाली फायदा होगा। उसके बाद पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल्स का एंट्री होता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। आप अभी ब्रिजभूषण सिंह का केस देखो। उत्तर प्रदेश में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ है। उनके अगेंस्ट इंडिया के अवार्ड विनिंग, ओलंपिक में अवार्ड विनिंग रेसलर थे, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि इन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, अनड्यू फेवर मांगा है फीमेल रेसलर से। इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कमिटी भी बनाया, और उस कमेटी का क्या है नहीं है पता नहीं, अभी भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनका वो सस्पेंड भी नहीं हुए, फॉरगेट अबाउट उनको डिस्क्वालीफाई करना। अभी से 1.5 ईयर पहले अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है अजय मिश्रा टेनी, और उनका जो बेटा था उसने 8 लोगों के ऊपर कार चला दिया था, और जिसमें शायद 4-5 लोगों का डेथ भी हो गया था। वो केस अभी चल रहा है। मोनू मिश्रा जेल से बाहर है, मीन्स वो अभी बेल पे बाहर है, और अभी भी वो मिनिस्टर सर्व कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट लीगल पनिशमेंट जब मिलेगा, देयर मस्ट बी सम मोरल थिंग कि आपके ऊपर इतना ग्रेव एलिगेशन लग रहा है, आप रिजाइन करो। मैं 2 एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल है, जब लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर थे तो एक जगह पे रेलवे एक्सीडेंट हुआ था। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया मोरल ग्राउंड पे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री तो ट्रेन चला नहीं रहे थे, तो एक्सीडेंट में उनकी क्या फॉल्ट है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे रेल मिनिस्टर, दिस इज माय मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं रेलवे मिनिस्टर नहीं रह सकता जब तक ऐसे एक्सीडेंट होंगे। दूसरा, एल.के. अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी के ऊपर एक जैन डायरी केस आया था। तो उसके अंदर उनका नाम हवाला केस में था कि लीगली इंडिया से कैश लेके बाहर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट में तब तक पाँव नहीं रखूंगा जब तक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मेरे को क्लियर कर देती है चार्जेस से। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता चला कि उनके ऊपर एक गलत इन्वेस्टिगेशन लगा था। तो अब ये देखो कि उस समय के जनरेशन के पॉलिटिशियन, देयर वर लॉट्स ऑफ वैल्यूज इन इट। आज के टाइम पे आप देखो कि क्रिमिनल पॉलिटिशियन अगर लोकसभा में देखो, प्रेजेंट लोकसभा में तो अराउंड 44% है, तो दैट इज ह्यूज नंबर। उसके बाद सोशल एंड एथिकल रीजन क्या है, तो इंडिविजुअलाइजेशन एंड मटेरियलिज्म इंक्रीज हो रहा है। अभी कैसा है कि हम पूरे दिन अपने बारे में सोचते हैं कि इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, बट हम सोसाइटी एट ए लार्ज नहीं सोचते हैं कि सोसाइटी को क्या फायदा होगा, सोसाइटी का के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। और हम अपने बेनिफिट को, अपने हैप्पीनेस को मटेरियल चीजों में देखते हैं। मटेरियल चीजों लाइक मेरे पास कार हो जाएगा तो आई विल बी हैप्पी, मेरे पास मोबाइल हो जाएगा तो आई विल बी हैप्पी, मैं फॉरेन डेस्टिनेशन में जाऊंगा हॉलीडे के लिए तो आई विल बी हैप्पी। मैं ऑलवेज अपने हैप्पीनेस को मटेरियल चीजों में देखता हूँ, नॉट इन ए स्पिरिचुअल थिंग। सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑफिसर है, अब वो देखेगा कि उसका जो दूसरा कलीग था
उसने बहुत सारा करप्शन किया जिससे वो रिच बन गया, और उसको उसके ऊपर कोई भी केस नहीं हुआ। मैं बहुत ज्यादा ऑनेस्ट था और मैं आज भी खराब कंडीशन में रह रहा हूँ, तो उसको लगा कि नहीं, अब मुझे भी करप्शन करना चाहिए, बिकॉज उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव है। उसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो फेल हो रहा है, और वो हमारे अंदर वैल्यूज इम्पार्ट नहीं कर पा रहा है। अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ज्यादा ट्रांजिशनल बना रहा है। लाइक आप स्कूल में अच्छे मार्क्स क्यों लाना चाहिए आपको, क्योंकि अच्छा जॉब मिलेगा। कॉलेज में अच्छे मार्क्स क्यों लाना चाहिए, क्योंकि अच्छा जॉब मिलेगा। एक बार अच्छा जॉब मिल गया उसके बाद आप क्या करोगे वो किसी को नहीं पता। तो ऐसा तो नहीं कि जब हम 18 साल 20 साल के होंगे तो सडनली हमारे अंदर कोई एक्सप्लोजन होगा वैल्यूज का, और सारे वैल्यूज हमारे अंदर ऐड हो जाएंगे। तो ये हमें ग्रेजुअली ऐड करना पड़ेगा ना। वैसे ही आप पेरेंट्स को देखो कि पेरेंट जब अपब्रिंगिंग करते हैं तो भी हम बच्चों के अंदर वो वैल्यूज नहीं डालते हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा पेरेंटिंग हमारे अंदर वैल्यूज इनकलकेट नहीं कर पा रहा है। और डेट्स वाई हम किसी भी पोजीशन पे जाते हैं, वेदर गवर्नमेंट जॉब में जाएं, बिजनेसेस में जाएं, पॉलिटिक्स में जाएं, किसी प्रोफेशन में जाएं, हम वहां पे करप्ट प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव है तो डेट इज ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिकाइजेशन होता है। एक एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया के फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। उनके अगेंस्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक ऑफिसर ने केस बनाया। मिस्टर राजेश्वर सिंह उनका नाम था। उन पी चिदम्बरम को जेल में रखा गया। बाद में पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, उनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिला, पी चिदम्बरम रिलीज होते हैं। उसके बाद मिस्टर राजेश्वर सिंह यूपी का इलेक्शन 2022 के यूपी के इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं। यूपी का इलेक्शन जीत जाते हैं, जीतने के बाद अभी मिनिस्टर भी बन जाते हैं। और मिस्टर राजेश्वर सिंह रिटायरमेंट के जस्ट बाद इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। और इससे भी फनी पार्ट एक बताता हूं मैं आपको कि राजेश्वर सिंह जिस लखनऊ के जिस सीट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, उनकी वाइफ आईपीएस ऑफिसर है, और उसी एरिया की इंचार्ज उनकी वाइफ भी थी। और उनकी वाइफ का काम क्या था, वो देखना था कि ये पूरा इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, और उसमें उनके हस्बैंड इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। तो लॉट्स ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बट देखो इतने सारे कोइंसिडेंस अकर हुए, और कोइंसिडेंस अकर होने के बाद मिस्टर राजेश्वर सिंह आज मिनिस्टर हैं। और ऐसे आपको एम्पल एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बिहार के डीजीपी थे, तो उनका नाम गुप्तेश्वर पांडे है, और उन्होंने यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाए, उसमें अपना नाम रॉबिन हुड पांडे रखा उन्होंने, है ना। तो पहले 2010 में उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन देने के बाद इलेक्शन कंटेस्ट किया, इलेक्शन हार गए, तो रेजिग्नेशन उन्होंने वापस ले लिया, फिर से सर्विस को ज्वाइन कर लिया। 2020 में फिर से उन्होंने रिजाइन किया, है ना। और रिजाइन करने के बाद इलेक्शन कंटेस्ट किया, कंटेस्ट करना चाहते थे पर टिकट ही नहीं दिया पार्टी ने। तो फिर से अब तो रेजिग्नेशन तो अब एक्सेप्ट हो गया, तो अभी वो बाबा बने हुए हैं, इधर उधर जाके मतलब सोशल मैसेज, एथिकल मैसेज दे रहे हैं। अब उनका क्या था कि सुशांत सिंह राजपूत का जब केस हुआ था, तो बिहार पुलिस को उन्होंने भेजा महाराष्ट्र में, मुंबई में इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इसको लेके रोज उनके कमेंट आते थे, और वो कमेंट आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कमेंट ऐसा है कि किसी सलमान खान की मूवी चल रही है, दबंग टाइप मूवी चल रही है, और उसमें जो एक्टर ऐसा कमेंट देता है कि विलन को मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वैसा मिस्टर गुप्तेश्वर पांडे का कमेंट आ रहा था, है ना। तो उसके बाद क्योंकि उनका मोटिव था कि इसके बाद इनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, तो अभी ब्यूरोक्रेसी का कंप्लीट पॉलिटिकाइजेशन हो गया है। अरुण जेटली जब लीडर ऑफ ओपोजिशन थे राज्यसभा में 2012 में पार्लियामेंट में वो एक स्पीच दे रहे थे, तो स्पीच में उन्होंने कहा था कि जजेस सोचते हैं कि अब मेरे को 1 साल बाद रिटायर होना है, तो रिटायरमेंट के बाद मुझे कुछ ना कुछ तो पोजीशन चाहिए, मुझे गवर्नर का पोजीशन चाहिए, मुझे नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का चीफ बनना है, कुछ ना कुछ पोजीशन चाहिए। तो वो अभी से ही ग्राउंड बनाने लगते हैं। तो देयर जजमेंट 1 ईयर बिफोर रिटायरमेंट ले ग्राउंड कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उस समय तो चलो कम बेनिफिट मिलता था, अब तो जजेस को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है ना, कि वो गवर्नर भी बन जाते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर भी बन जाते हैं, जो बेनिफिट चाहिए वो उनको मिल जाता है। हाँ, तो पॉलिटिकाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी अकर होता है। उसके बाद हमारा ब्यूरोक्रेसी अभी भी कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी है। अब कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी क्या है कि जैसे ब्रिटिशर जब हमें रूल कर रहे थे, तो वो हमें क्या बता रहे थे कि वो हमसे पैसे भी ले रहे थे, और हमें बताते थे कि देखो हम पैसे इसलिए ले रहे हैं कि तुम लोग जो है तुमको कुछ आता नहीं है ना,
तुमको अच्छे से रूल करने के लिए हम पैसे ले रहे हैं सब। तुमको क्या लग रहा है कि हमारे पास कोई काम वाम नहीं है कि हम ब्रिटेन से यहाँ पे आ गए? बहुत काम है, पर तुमको मतलब हम ठीक करने के लिए हम रूल कर रहे हैं ना। तो एक तो पैसे भी ले रहे हैं और ऊपर से ऐसा भी एटीट्यूड है। तो अभी भी जो ब्यूरोक्रेसी को देखोगे तो उनका जो कॉलोनियल हैंगओवर है वो गया नहीं। अभी भी वो एक माई बाप वाला कल्चर है। तो जब तक उनके सामने आप हाथ नहीं जोड़ोगे, जब तक उनके सामने 4-5 बार फ्लावरी वर्ड यूज नहीं करोगे, तब तक वो कन्विंस नहीं होंगे। तो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी कानपुर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है कानपुर देहात। वहां पे एक फैमिली में 4 लोग थे। अब गवर्नमेंट उनके घर को तोड़ने आ रही थी कि उनका घर जो है लीगल बना हुआ है, और यूपी सरकार जो है वो बुलडोजर लेके हर जगह घूमती रहती है ना, जहां पे भी कुछ भी लीगल लगे उसको डिमोलिश कर देगी। तो उसको रोकने के लिए वहां पे घर के जो चारों मेंबर थे उन्होंने अपने ऊपर केरोसिन डाला और अपने आप को जला दिया, जिसमें 2 लोगों का डेथ हो गया। उनकी डॉटर का डेथ हो गया, उनकी मदर का डेथ हो गया। और उसी समय, उसी से कुछ आवर्स बाद एक प्रोग्राम हो रहा था कानपुर देहात में, और वहां की जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी, शायद उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, कोई जैन उनका नाम है, और वो डांस कर रही थी, गाना गा रही थी, और वो कैरोके पे डांस कर रही थी वहां पे कोई प्रोग्राम पे। तो लुक एट द लेवल ऑफ इनसेंसिटिविटी। जब ये फैमिली आपसे मिलने आया तब आपके पास टाइम नहीं है, और अभी आपके डिस्ट्रिक्ट में इतना एक सीरियस इश्यू हुआ है कि 4 लोगों ने अपने आप को जलाया, जिसमें से 2 लोगों का डेथ हो गया, 2 लोग सीरियस कंडीशन पे हैं। एंड हाउ कैन यू डू दिस थिंग? एटलीस्ट बिट ऑफ सेंसिटिविटी तो होना चाहिए ना, कि चलो कोई बात नहीं, मैं ये प्रोग्राम मैं कैंसिल करता हूँ, वी विल डू इट आफ्टरवर्ड्स। और ये प्रोग्राम को ऐसे करें कि जिसका पब्लिकेशन उतना ना हो। मीन्स देयर मस्ट बी सम सेंसिटिविटी ना, बट ये सेंसिटिविटी हम लूज कर रहे हैं। तो अभी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कॉलोनियल हैंगओवर में है, कि जैसे ब्रिटिशर हमें दबा कर रूल करते थे, वो अपने आप को एलीट कंसिडर करते थे, अब आज के ऑफिसर भी अपने आप को एलीट कंसिडर करते हैं। दे आर नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, दे कंसिडर देम एज अ पब्लिक मास्टर। एक और प्रॉब्लम हुआ कि 1991 में जब हमारी कंट्री का इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, तो हमें अब इन्वेस्टर के पास जाना था और इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट करना था कि सर आप इंडिया में आओ, अब इन्वेस्ट करो। अर्लियर जो इंडिया में कंडीशन था वो कंडीशन नहीं है, कंडीशन इंप्रूव हो गया है, आप प्लीज इन्वेस्ट करो तो इससे बेनिफिट होगा। तो जब मैं किसी से कुछ काम मांगने जाता हूं तो मेरा टोन कैसा होना चाहिए? रिक्वेस्ट वाला टोन होना चाहिए। बट हमारे ब्यूरोक्रेसी का आदत ही वैसा नहीं था। तो उनका ऐसा था कि जैसे एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड था। तो अब मैं किसी बिजनेसमैन के पास भी जाऊंगा, मैं कहूंगा कि यस, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, वी हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑफर। व्हाई दैट पर्सन विल इन्वेस्ट इन इंडिया? तो अर्लियर जो ब्यूरोक्रेट्स का जो एटीट्यूड था, और अभी भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड ऐसा है, डोमिनेटिंग एटीट्यूड है, एंड दैट डोमिनेटिंग एटीट्यूड इज नॉट हेल्पिंग अस, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन फेल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट के वेज कम है और लैक ऑफ करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। वो कंपेयर करते हैं कि उनका जो फ्रेंड था, उनका जो कलीग था, वो प्राइवेट सेक्टर में है और प्राइवेट सेक्टर में कितना ज्यादा मनी अर्न कर रहा है, तो मेरे को तो इतना यहाँ पे मनी नहीं मिल रहा है, तो अब मुझे दूसरे तरीके से पैसे को अर्न करना चाहिए। और ये काफी हद तक करेक्ट भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का सैलरी टू सम एक्सटेंड उतना बेटर नहीं है। लेकिन जब मैं जॉब ज्वाइन कर रहा था तब मुझे पता नहीं था कि इसका सैलरी स्ट्रक्चर कितना है। तब तो मुझे पता था, तो मुझे नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। मुझे अपने फ्रेंड्स की तरह प्राइवेट जॉब एंटर करना, ज्वाइन करना चाहिए। मेरे को जॉब में अथॉरिटी भी चाहिए, मेरे को जॉब के अंदर स्टेबिलिटी भी चाहिए, और जॉब के अंदर सैलरी भी चाहिए। तो आप प्राइवेट जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है तो आप वहां पे नहीं जा रहे हो, यहाँ पे स्टेबिलिटी है तो सैलरी नहीं है, तो हमें पहले ही डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके बाद हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जैसे कोर्ट में देखोगे तो बहुत दिन तक केस चलते रहता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आप गिल्टी भी हैं तो ये प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो किसी को डर ही नहीं होता है कि आप गलत काम करोगे तो पकड़ा भी जाओगे, या पकड़ा जाने के बाद क्या होगा। लैक ऑफ इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जैसे कि मेरे को किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट कंप्लेन है या प्रॉब्लम है, मैं अपने प्रॉब्लम को किसके पास लेके जाऊं, कैसे वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो ये 4 रीजन है जिसकी वजह से, मेजर रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में करप्शन अकर हो रहा है। बाकी सारे रीजन को भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, तो उसके साथ रिलेट कर सकते हो आप। देन करप्शन का हार्म क्या है? तो उसका हार्म ये है कि वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को अंडरमाइन करता है। जैसे गवर्नमेंट फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। से अभी हम बुलेट ट्रेन बना रहे हैं,
हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम ट्रेन बना रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी जो नॉर्मल ट्रेन है उसका वॉशरूम ठीक नहीं है, उसका सेफ्टी सिस्टम ठीक नहीं है, वो टाइम पे नहीं चल रही है, वो अनहाइजीनिक है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारा तो उस ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है ना, बहुत कम लोग इस ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे मैं एक आपको फैक्ट बताऊं, सपोज करो कि मेरे को ट्रैवल करना है फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई, ट्रैवल करना है, और मैं नॉर्मल ट्रेन का फेयर देखूं जनरल कंपार्टमेंट का, तो वो 200-250 रुपीज उसका फेयर होगा। और अगर आप तेजस एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस का देखोगे तो इसका फेयर 3,000-3,500 होगा। तो 10 टाइम ज्यादा इसका प्राइस है। तो सब लोग तो तेजस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सब लोग तो वंदे भारत अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बट वंदे भारत जो है वो आपको 4-5 घंटे में मुंबई पहुंचा देगा। बाकी की ट्रेन जो है वो 8 आवर 10 आवर्स लेगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि चलो वंदे भारत तो हम इंट्रोड्यूस करें, इट इज गुड, बट दूसरे ट्रेन के कंडीशन में भी तो इम्प्रूव करें ना, वो हम नहीं कर रहे हैं। सपोज करो कि आप मेट्रो लेके आ रहे हो, तो मेट्रो में से 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा। एएमटीएस बस में आप ट्रैवल कर रहे हो तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए से आपको 10 रुपीज देना पड़ेगा। तो एएमटीएस बस को भी आप इंप्रूव करो और मेट्रो को भी इंप्रूव करो, दोनों को करो। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को टारगेट कर रहा है, बट हु इज थिंकिंग अबाउट पुअर, हु इज थिंकिंग अबाउट लोअर मिडिल क्लास, उनके बारे में तो कोई सोच नहीं रहा है। तो जब आप करप्ट वे में सोचोगे या फिर अपने फंड का मिस एलोकेशन करोगे तो कंट्री का प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइवेट कॉलेजेस नहीं होंगे, सॉरी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं होंगे, गवर्नमेंट स्कूल नहीं होगा, तो कोई पुअर पर्सन है वो कैसे पॉवर्टी को ब्रेक करके और मिडिल क्लास में एंटर होगा। गवर्नमेंट अगर प्रॉपर वे में किसी को लोन ही नहीं देगी तो वो कैसे बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी हमारा रिड्यूस हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो वो बहुत चैलेंजेस फेस करता है। फॉर एग्जांपल, मैकडी ने इंडिया में जॉइंट ओपन किया, अब से कोई फेस्टिवल आ गया और उस फेस्टिवल में लोग वेजिटेरियन फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो मैकडी को अगर कोई नॉनवेज फूड सेल कर रहा है तो सारे लोग आके वहां पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, मैकडी को बंद कर दिया कि हम इसको चलने नहीं देंगे। सपोज करो कि मैकडी के सीईओ ने कुछ ट्वीट कर दिया, तो फिर से लोग आके तोड़फोड़ करके मैकडी को बंद करेंगे, है ना। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में आता है वो बहुत ही वल्नरेबल होता है। जैसे आप अभी पंजाब का केस देखो, कि पंजाब के केस में एक कैसा मतलब यूनिक केस है कि एक अमृतपाल है, मिस्टर 29 ईयर का इंडिविजुअल है अमृतपाल, उसके किसी कलीग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो बहुत सारी भीड़ लेके गया पुलिस स्टेशन पे, उसने अटैक कर लिया और अपने कलीग को छुड़वा लिया। बाद में पुलिस ने कोर्ट में एडमिट किया कि हमने उसको इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई हमारे पास एविडेंस नहीं था। अरे भाई, एविडेंस नहीं था बट कोर्ट में आप जाओ, कोर्ट ऑर्डर करेगा तब छोड़ोगे ना। ऐसा थोड़ी कि अभी मेरे को अरेस्ट किया और फिर मेरे दिमाग में कोई आइडिया है कि नहीं, एविडेंस में तो दम ही नहीं है, चलो छोड़ दो, है ना। तो यू आर पुलिस, यू आर नॉट कोर्ट। तो कोई ऐसे कैसे पुलिस स्टेशन में एंटर होके थ्रेटन कर रहा है, ये तो मतलब ऐसा हुआ कि अभी से 200-300 साल पहले ऐसा होता था कि मैंने जाके किसी जगह पे रेड किया और रेड करने के बाद अपने लोगों को वहां से उठा लिया। तो जब करप्ट प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करेंगे तो कोई इंडिया में मनी इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, और कोई जब मनी इंडिया में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा तो इंडिया का ग्रोथ कैसे होगा। इससे इनइक्वालिटी और इनजस्टिस राइज होगा, गवर्नमेंट का लेजिटिमेसी, गवर्नमेंट का क्रेडिबिलिटी इरोड होगा। लोगों को लगेगा कि गवर्नमेंट कुछ काम ही नहीं करती है, गवर्नमेंट बिल्कुल यूजलेस है। पीपल विल एक्सेप्ट करप्शन एज वे ऑफ लाइफ, उनको लगेगा कि यस, करप्शन तो अब रेगुलर होता है, जाने दो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाइक रिसेंटमेंट, रायट, डिस्टेबलाइजेशन अकर होगा। इससे पर्सन का मोरालिटी एंड इंडिविजुअल कैरेक्टर उसका रिड्यूस होगा, और जिससे वो इमोरल एक्ट की तरफ होगा। जैसे करप्शन कैसे स्टार्ट होता है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैं बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हूँ, बट 12th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन दे रहा हूँ, जस्ट एग्जाम से पहले मैं बीमार हो गया, और जिसके वजह से मेरे 12th में बहुत अच्छे स्कोर नहीं आए, डिसेंट स्कोर नहीं आए। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करूंगा। गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलता तो फीस से 2,000-3,000 रुपए साल के होते हैं, तो मैं 10-15 हजार में डॉक्टर बन जाता। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ तो 40 लाख 50 लाख मुझे फीस देना पड़ेगा। अब मैं डॉक्टर बन गया, अब मैं क्लिनिक ओपन करूंगा,
अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज से बना होता तो मैं लोगों से 20 रुपए 25 रुपए चार्ज करता, लेकिन अब मैंने प्राइवेट क्लिनिक ओपन किया है तो मुझे अपने एजुकेशन के कॉस्ट को भी तो रिकवर करना है ना, क्योंकि बैंक वाले रोज मेरे घर के बाहर आते हैं और मुझे उनको वो लोन रिटर्न करना है। तो जो 10 रुपए का चार्ज है, मैं 500 रुपीज चार्ज लूंगा। वो पर्सन मेरे पास आया कि मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, तो मैं उसको कहूंगा कि, और मुझे पता है ये पेन कुछ मेडिसिन से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं उसको कहूंगा कि नहीं, इसके लिए आपको सर्जरी कराना पड़ेगा बिकॉज आपके किडनी के अंदर कोई इशू है। रीजन बिकॉज मेरे इतने सारे एक्सपेंसेस लग गए हैं कि आई हैव टू रिकवर दैट एक्सपेंसेस, और उसके लिए मैं करप्ट प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट करूंगा। कोई मेरे पास आ रहा है कि चेस्ट में पेन हो रहा है, तो नॉर्मल रीजन की वजह से पेन हो रहा है, मैं उसको कहूंगा नहीं, आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। तो एजुकेशन में करप्शन थ्रू हाई फीस हमने बच्चों से लिया, और वो जब डॉक्टर बनेंगे तो वो फिर पेशेंट से ज्यादा चार्ज करेंगे। से किसी ने पेशेंट से ज्यादा पैसा चार्ज किया, ओवर चार्ज किया, तो वो जिस प्रोफेशन में होगा वहां पे वो अपने कस्टमर से ज्यादा ओवर चार्ज करेगा। तो ये पूरा सीरीज एक स्टार्ट होता है। इससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में इनएफिशिएंसी आएगा कि जब तक आप ब्राइब नहीं पे दोगे तब तक वो आपका काम नहीं करेंगे। तो वहां पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं इन एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्राइब बहुत स्लो काम करते हैं। एडल्ट्रेशन होगा वर्क का, सब स्टैंडर्ड वर्क होगा, गुड्स होगा, सर्विसेज होगा, गवर्नमेंट का वर्क नॉट अप टू द लेवल होगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, पीडीएस के थ्रू जो राइस मिलता था, तो जो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं पीडीएस का, वो राइस क्या करते हैं, अपने घर पे लेके चले जाते हैं और सब स्टैंडर्ड राइस के साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि पुअर को वो राइस देना है। तो जब वो पुअर अपने घर पे राइस लेके आता है तो वो क्या करता है कि इस राइस को वो एनिमल्स को खिलाता है, या इस राइस को किसी और पर्पस के लिए यूज करता है, और खुद के लिए मार्केट से राइस लेके आता है। तो उससे जब पूछो कि अच्छा ये आपने राइस इतना अच्छा कैसे बनाया, तो वो कहेगा कि देखो ये कोटे वाला नहीं है, मीन से पीडीएस के थ्रू नहीं मिला है, हम मार्केट से लेके आए हैं। यानी कोटे वाले राइस को वो सब स्टैंडर्ड राइस कंसिडर करता है, जबकि गवर्नमेंट तो बेटर राइस दे रहा है, लेकिन ये लोग सब स्टैंडर्ड राइस दे रहे हैं। एक और एग्जांपल, मिड डे मील के अंदर दाल राइस हमें किसी को देना है बच्चे को, तो हम क्या करते हैं, सारा दाल लेके चले जाते हैं। अब दाल बहुत ही लिक्विड होता है, पानी वाला दाल होता है, और उसको कलर करने के लिए ज्यादा उसमें हल्दी डाल देते हैं कि सो डेट की वो कलर दिखे। तो जिससे गवर्नमेंट वर्क सब स्टैंडर्ड होगा, और लोगों के अंदर इंप्रेशन क्या जाएगा कि ये गवर्नमेंट कर रही है, बट ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है, बीच के अंदर जो मिडल मैन है वो लोग ऐसा कर रहे हैं। इससे कंपटीशन डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अभी जैसे अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन ये है कि अदानी ग्रुप गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट करने के बाद बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर है, एक टर्म है शेयर मार्केट में यूज करते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा टर्म। वो टर्म ये कहता है कि आज अगर किसी कंट्री का मार्केट वैल्यू 100 रुपीज है, तो वो मिनिमम कितना जा सकता है, मिनिमम। तो अदानी जो है वो मिनिमम 15 रुपीज पे जा सकता है, यानी 85% का लॉस है, और ये बहुत ज्यादा लॉस है। तो उसमें ये कहा गया कि इसके प्राइस को 85% ज्यादा ओवर इन्फ्लेट किया गया, यानी 15 रुपए की चीज है उसको 100 रुपए में बेचा जा रहा है। तो अदानी का जो शेयर था वो 4000 रुपीज का था, और 10 दिन के अंदर ये कम होके 1300 रुपए पे आ गया। तो 2700 रुपया पर शेयर नुकसान हुआ। और लोग कहते हैं कि अगर इसका सीरियस इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये 200-250 रुपए भी आ सकता है। तो 200-250 रुपए की चीज को हम 4000 रुपए में बेच रहे हैं। तो कंपटीशन जब डिस्टॉर्ट होगा, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगा कि देयर विल बी सम पीपल, वो लॉट्स ऑफ सेक्टर में होंगे, बाकी सारे सेक्टर्स को, बाकी लोगों को देखोगे तो उनके लिए वर्क नहीं करेगा। हाँ, मैं ये मैकडी का एग्जांपल देके बता रहा था, फिर मैं भूल गया। तो जैसे कि मैकडी ने इंडिया में अपना जॉइंट ओपन किया है, तो इंडिया में वो ऑपोजिशन फेस कर रहा है कि टैक्स अथॉरिटी उसको हैरेस कर रहे हैं। कोई फ्रिंज ग्रुप है, कभी आके उसके ऊपर अटैक कर दिया कि आप नॉनवेज फूड दे रहे हो, आप ठीक से फूड नहीं दे रहे हो। तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करते हैं कि किसी कंपनी के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, और वो कंपनी कौन होगा, वो कंपनी होगा जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अच्छे से मैनेज कर पाता है। तो अदानी ग्रुप के अंदर ऐसा था कि सपोज कोई मिस्टर एक्स, कोई ब्रिटेन का इन्वेस्टर है, अगर डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो उसको बहुत इनकन्वीनियंस होगा। तो वो क्या करता है कि अदानी के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि अदानी इज वेल नोन विथ ऑल द गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और वहां पे दे आर वेल कनेक्टेड। तो ये सब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में मेंशन है कि जितना ज्यादा गवर्नमेंट का मैनिपुलेशन होगा उतना ही हमारा इन्वेस्टमेंट कम होगा।
नाउ करप्शन को हम टैकल कैसे कर सकते हैं, तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हम प्रॉपर वे में मैनेज करें। हमारा बेटर रेगुलेशन होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन को हम बेटर वे में मैनेज करें। जैसे रेगुलेशन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है, तो रेगुलेशन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम किसी का गर्दन पकड़ के रखें, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कंप्लीट फ्री हम छोड़ दें। तो बैलेंस रेगुलेशन होना चाहिए। रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, या रिटायर्ड जज, उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, तो कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज शाम को आप रिटायर हुए और 1 घंटे के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हो और रात तक तो आप मिनिस्टर भी बन गए, तो ये ठीक नहीं है। तो देयर मस्ट बी सम कूलिंग ऑफ पीरियड, से 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कुछ तो होना चाहिए। एक और फनी एग्जाम्पल बताता हूँ। एक ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के आईएएस ऑफिसर थे। छत्तीसगढ़ का इलेक्शन 2018 में हो रहा था, उन्होंने रिजाइन दे दिया, इलेक्शन कंटेस्ट किया, इलेक्शन हार गए। तो अभी दिल्ली में जो है वो यूपीएससी के लेक्चर्स ले रहे हैं ना। अब इलेक्शन हार गए तो अब गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि नहीं नहीं अब ये इलेक्शन नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेंगे, है ना, लेकिन नहीं जीत पाए ना, तो अब लेक्चर ले रहे हैं जगह जगह घूम घूम के। तो बोलो ऐसा भी होता है ना। तो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग पे कंट्रोल होना चाहिए, कि कौन बिजनेसमैन किसको फंडिंग दे रहा है, और उससे जब वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ रही है तो क्या बेनिफिट मिल रहा है। देन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जनता को हमें कहना चाहिए कि देखो आप कभी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो और वहां से आपसे ब्राइब डिमांड किया जाता है, पुलिस ऑफिशियल आपसे ब्राइब डिमांड करते हैं, इन सबके पीछे रीजन क्या है कि आप प्रॉपर लोगों को इलेक्ट नहीं करते हो। तो इलेक्शन के टाइम जो आप ये 500 रुपए का बोतल ले रहे हो, तो इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो दिल्ली का जब इलेक्शन हो रहा था 2015 में, तो इलेक्शन कमीशन ने एक कैंपेन चलाया था, और वो कैंपेन ये था कि आज जो आपके वोट को खरीदेगा कल आपको ही बेचेगा। तो मीन्स आज आप उससे दारू का बोतल ले रहे हो, 500 रुपए का नोट ले रहे हो, और खुश होके आके कि देखो इसने मुझे ये दिया, मैं 3 बोतल लेके आया, है ना, तो आपको बाद में नुकसान होगा। तो हमें इंडिया में इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराना चाहिए, क्योंकि रूट ऑफ ऑल करप्शन, मदर ऑफ ऑल करप्शन इज इलेक्शन के अंदर मैनिपुलेशन, इलेक्टोरल बैड प्रैक्टिसेस। लॉबिंग एक्टिविटी को रेगुलेट करना चाहिए। हमें गवर्नमेंट टेंडर प्रॉपर वे में प्रॉपर क्राइटेरिया से देना चाहिए, किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना दें, किसी को फेवर ना करें। सिटीजन को इंपावर करें कि अगर कहीं पे कोई गलत काम हो रहा है तो आप मोबाइल से वीडियो लेके या किसी और वे में भी गवर्नमेंट को बताओ और हम उसको चेक करेंगे। और चेक एंड बैलेंस वहां पे रिइंफोर्स होना चाहिए। मीन्स एग्जीक्यूटिव के ऊपर लेजिस्लेचर कंट्रोल रखे, लेजिस्लेचर के ऊपर जुडिशरी कंट्रोल रखे। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, कांग्रेस के एक लीडर थे, उन्होंने कुछ बोला था, अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के नाम में कुछ मिस्टेक करके बोला था, और वेदर वो इंटेंशनल था अनइंटेंशनल था, चलो वो तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा। अब पुलिस ने उनके ऊपर चार्जेस लगाया, आसाम पुलिस ने। अब चार्जेस कैसा था कि इट विल ऐसे प्रोविजन था आईपीसी के, इट विल प्रमोट एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप। अब जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर का नाम गलत ले रहा हूं, तो कौन से वो 2 ग्रुप हैं जिसके बीच में एनिमिटी होगा, मैं समझ में नहीं आया। इससे कंट्री का पीस एंड स्टेबिलिटी अफेक्ट होगा, कैसे अफेक्ट होगा। तो इतने सारे चार्जेस लगाए, और से आसाम में आज रात को रजिस्टर होता है, ये एफआईआर रजिस्टर होता है, और कल सुबह तो आसाम पुलिस जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे थी अरेस्ट करने के लिए। अब इतना स्विफ्ट कैसे हो गया। और इसका अगर टाइमलाइन को आप देखोगे तो जैसे ही एफआईआर रजिस्टर हुआ वैसे ही आसाम पुलिस निकलती और गुवाहाटी के एयरपोर्ट पे जाती, तुरंत बोलती कि नहीं अर्जेंट में टिकट दो, मेरे को दिल्ली अभी जाना है, एक को अरेस्ट करना है ना, और तुरंत दिल्ली गई, सारा पेपर वर्क कंप्लीट किया, रात भर जग के, नहीं नहीं बहुत मतलब स्ट्रेसफुल काम है ना, कंट्री के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और तब तक जाके सुबह से ये काम होगा, है ना। तो 12 घंटे में इतना स्विफ्ट तो पता नहीं कभी काम नहीं हुआ, है ना। उसके बाद वो जो इंडिविजुअल थे वो एयर प्लेन के अंदर थे, पुलिस वहां पे जाती है और उनको कहती है कि देखो आपके लगेज को हमें चेक करना है, आप बाहर आओ, है ना। बाहर आया, उनको कहा कि आपको हमने अरेस्ट कर लिया है सो एंड सो रीजन की वजह से। इतना स्विफ्ट मतलब पुलिस क्यों कर रही है, कोई इतना सीरियस ऑफेंस भी नहीं था। और उससे भी ज्यादा स्विफ्ट सुप्रीम कोर्ट निकली। सुप्रीम कोर्ट एक अर्जेंट मैटर में हियरिंग कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आओ मैं इस मैटर को देख लेते हैं ना। तो और उस पर्सन को अरेस्ट किया, विद इन 10 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं रिलीज करो, कोई केस नहीं बनता, है ना। तो अब पुलिस ने अपना एम्बैरेसमेंट करवाया ना।
तो अगर वो जहां पे जा रहे थे अच्छे से केस बनाते, हम वहां से उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, ये क्या हर चीज में आप अरेस्ट कर रहे हो, और अरेस्ट भी कर रहे हो तो मतलब सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है ना। अब किसी ने कुछ भी बोला तो उसको अब नेशनल सिक्योरिटी के साथ, दो ग्रुप के साथ फाइट हो रहा है, कंट्री का इमेज खराब हो रहा है, मतलब ऐसे कैसे खराब हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पे आसाम पुलिस ने गलत काम किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको चेक किया। तो वैसे ही हमारे पास डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होने चाहिए कि गवर्नमेंट गलत काम कर रही है तो लेजिस्लेचर चेक करे, लेजिस्लेचर गलत काम करे तो जुडिशरी चेक करे, जुडिशरी गलत काम कर रही है तो एग्जीक्यूटिव चेक करे। तो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इट इज टेंडेंसी ऑफ पावर टू करप्ट एंड इट इज एब्सोल्यूट पावर विच करप्ट एब्सोल्युटली। तो किसी के पास अगर कंप्लीट पावर है तो वो हमेशा करप्ट होगा। एक और है कोट, वो कोट ये कहता है कि इफ यू वांट टू टेस्ट ए मैन कैरेक्टर गिव हिम सम पावर। क्योंकि जब वो आदमी वीक कंडीशन में होता है, पुअर कंडीशन में होता है, तो हमेशा हम वैल्यूज के बारे में बात करते हैं ना। लेकिन वंस यू हैव मनी, वंस यू हैव पावर एंड ऑथोरिटी, तब आपका रियल टेस्ट स्टार्ट होता है कि वेदर आपके अंदर कैरेक्टर है या नहीं है। तो व्हेन यू वांट टू टेस्ट ए पर्सन कैरेक्टर, गिव दैट पर्सन ऑथोरिटी, तब पता चलेगा कि ये कैसा है वो।